जय हिंद एवरीवन। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट आगे जो हमने पढ़ लिया था। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था हमारी हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, सिर्फ उसके बारे में डिस्कस किया था। डिटेल में हम नहीं गए थे हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन का। हर्मिटियन का मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हर्मिटियन क्या होती है, हर्मिटियन के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट में डिस्कस कर ली थी बेसिकली। ठीक है, ओके। हाँ, तो अभी हम बात करते हैं किसकी कि हर्मिटियन मैट्रिक्स की अगर बात कर रहे हैं तो हर्मिटियन मैट्रिक्स से मैंने बताया था कि ए की पावर में अगर थीटा होगा, थीटा का मतलब क्या होता है और वो ए के बराबर आ जाए तो इसका मतलब वो हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाती है। और मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि ए का ट्रांसपोज करता हूँ ना, अगर मैं ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है बच्चों कि रो को कॉलम में चेंज कर देना, कॉलम को रो में चेंज कर दो, तो वो ट्रांसपोज का मतलब होता है। तो ए की पावर में कितना आ जाएगा, टी ट्रांसपोज और उसका कंजुगेट। अब ये कंजुगेट क्या होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। आप लोगों ने थोड़ा अगर कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है तो उसमें कंजुगेट निकलते हैं बेटा। कंजुगेट क्या होता है, अगर कोई वैल्यू मेरे पास 2+3 आयोटा है, जैसे 2+3 आयोटा, अब इसमें 2 जो होता है वो रियल पार्ट होता है, जो इसमें 3 होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो अगर ये कोई जेड है, जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर को। लेकिन अगर मैं जेड है तो जेड का कॉन्जुगेट, जेड के कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि मैं यहाँ पे क्या निकालना चाहता हूँ, जेड का बार निकालना चाहता हूँ। तो जेड के बार का मतलब है बच्चे कि 2 प्लस में क्या हो जाए, 3 आयोटा हो जाए, सॉरी 2 माइनस में क्या हो जाए, 3 आयोटा हो जाए, ये माइनस का बन जाए, प्लस ना बने। मतलब इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करना ही हमारा क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करना ही हमारा क्या कहलाता है, कंजुगेट कहलाता है ना। इमेजिनरी पार्ट साइन चेंज, है ना, इन कॉम्प्लेक्स चेंज क्या कहलाएगा, बेसिकली मेरे पास कॉन्जुगेट कहलाएगा। और कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कोई जेड है तो जेड के ऊपर बार लगाया जाता है, कोई ए है तो ए के ऊपर बार लगाया जाता है। तो इसका मतलब होता है ये कॉन्जुगेट का साइन होता है बेटा। ठीक है, अगर ये कॉन्जुगेट का साइन है तो इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम। तो मैंने बता दिया आपको कि हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होगी। अब बात ये है भाई, है ना, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होगी। अब एक बात देखो आप लोग कि अगर मैं कोई मैट्रिक्स लेके चलता हूँ, कोई 3x3 की या फिर 2x2 की मैट्रिक्स है और उसका दोबारा से मैं चेंज कर दूँ, मतलब यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं 3 लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा 2 प्लस आयोटा और यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, 2 माइनस में आयोटा। मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 प्लस में आयोटा और यहाँ लिख दिया मैंने 3 माइनस में आयोटा। और यहाँ पे लिख दिया 4 प्लस आयोटा और यहाँ लिख दिया 4 माइनस में आयोटा। अब अगर मैं बात करता हूँ किसकी, कि इसकी ही बात कर रहा हूँ बेसिकली, तो इसका सबसे पहले मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करूँगा तो क्या आएगा, 1 2 माइनस में आयोटा और उसके बाद क्या आएगा बच्चे, 3 माइनस में आयोटा। और यहाँ पे क्या आएगा, 2 प्लस में आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ आएगा 4 माइनस में आयोटा। यहाँ पे आएगा 3 प्लस आयोटा और यहाँ पे आएगा 4 प्लस आयोटा और यहाँ पे लिखा जाएगा 3। तो ये मैंने इसका क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। बेसिकली ट्रांसपोज का मतलब होता है कि रो को कॉलम में चेंज कर दो और कॉलम को किस में चेंज कर दो, रो के अंदर चेंज कर दो। तो ये ट्रांसपोज का मतलब होता है। अब ट्रांसपोज के बाद मैंने बताया कि अगर ए का ट्रांसपोज तो कर दिया और उसका फिर कंजुगेट भी करना है। कंजुगेट मतलब इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज कर देना। चलो जी करके देखते हैं भाई। इमेजिनरी वाले पार्ट का अगर मैं साइन चेंज करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो मेरे पास जो रिजल्ट बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, देखते हैं ज़रा। 2 4 प्लस में आयोटा, 3 माइनस में आयोटा, 4 माइनस में आयोटा और ये 3, और इसको आप क्या कर देंगे, क्लोज पैक कर देंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें ना, एक ए मैट्रिक्स जो हमने ली थी और ये ए की पावर में जब मैंने थीटा किया है तो दोनों वैल्यू क्या आ गई हैं, बराबर आ गई हैं। तो ए की पावर थीटा इज इक्वल टू ए बन गया है। तो मैं इस मैट्रिक्स को क्या बोलूँगा, इस मैट्रिक्स को बोलूँगा कि ये एक मैट्रिक्स मेरी कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाएगी। अब इसमें खास बात क्या हुई, खास बात बच्चों ये हुई इसके अंदर कि अगर मैं हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन की बात कर रहा हूँ, खास बात ये हुई कि जो इसके डायगोनल होंगे ना वो हमेशा रियल होंगे। क्या होंगे, रियल होंगे। जो इसके डायगोनल होंगे वो क्या होंगे, डायगोनल ऑलवेज भी रियल, डायगोनल ऑलवेज भी रियल, ओके, ऑलवेज भी रियल। डायगोनल जो होंगे ना हमेशा वो कैसे होंगे, रियल होंगे। उसके बाद मैंने बताया कि ये जो पोजीशन होती है ये कौन सी पोजीशन होती है, A12 पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है, A21। तो A21 A12 और A13 A31 इन की पोजीशन में
जो इमेजनरी पार्ट होगा सिर्फ उसके साइन चेंज होंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? हर्मिटन मैट्रिक्स कहलाएगी। स्क्यू हर्मिटन में भी थोड़ी सी बातें कुछ ऐसी ही रहने वाली हैं, लेकिन स्क्यू हर्मिटन में थोड़ा सा चेंज क्या होता है, सबसे बड़ी बात कि ट्रेस ऑफ स्क्यू हर्मिटन मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ स्क्यू हर्मिटन मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ स्क्यू हर्मिटन मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? हर्मिटन मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या कहलाएगा? जीरो कहलाएगा क्या? बताओ। नहीं, जीरो के बारे में हम बात नहीं कर सकते। जैसे हमने किया था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, तो उसके अंदर क्या था? उसके अंदर तो जीरो बन जाता था, बट स्क्यू हर्मिटन के अंदर ट्रेस जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जो हमारे पास उसके अंदर डायगोनल एलिमेंट होते हैं, डायगोनल एलिमेंट जो बनेंगे आपके, डायगोनल एलिमेंट जो बनेंगे, तो it must be, they must be what, they must be जीरो और प्योरली इमेजनरी, जीरो और प्योरली इमेजनरी बच्चों। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि या तो जीरो होंगे या प्योरली इमेजनरी। देखो एक बात आप लोग जानते हैं कि अगर मैं बात कर रहा हूँ ना किसकी, डायगोनल की, तो अगर ट्रांसपोज करेंगे डायगोनल का तो डायगोनल तो चेंज नहीं होंगे, या तो जीरो जीरो हो सकते हैं या फिर प्योरली इमेजनरी। क्योंकि प्योरली इमेजनरी अगर हमारे पास डायगोनल आएंगे किसी मैट्रिक्स के, मान लो माइनस में आयोटा हो गया, माइनस का 2 आयोटा हो गया, माइनस का 3 आयोटा हो गया, तो जब मैं इसका कॉन्जुगेट करूंगा ना तो ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे? प्लस बन जाएंगे। तो इससे मेरा क्या होगा, ए की पावर जो थीटा है ना वो माइनस ए के बराबर कहीं ना कहीं आएगा, और वो हमारी जो मैट्रिक्स कहलाएगी वो कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? स्क्यू हर्मिटन मैट्रिक्स कहलाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि स्क्यू हर्मिटन मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो और प्योरली इमेजिनरी होने चाहिए, तभी आप स्क्यू हर्मिटन मैट्रिक्स को देख सकते हैं। ठीक है भाई, ओके। तो स्क्यू हर्मिटन जो मैट्रिक्स थी हमारी, वो थी हमारी 17 नंबर की मैट्रिक्स थी, है ना, 17 नंबर की। तो 18 पे हम ऑर्थोगोनल के बारे में पढ़ेंगे आज। इनके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करनी है। अगर आप इस वाले पेपर की बात करेंगे बच्चों कि अभी कौन सा पेपर हुआ था हमारा, जैसे 2025 का भी पेपर हुआ था 13 तारीख को, तो उसमें अगर बात की जाए तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से 2 क्वेश्चन बने थे, जिसमें आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में पता होना जरूरी है। तो हमारा जो है 18 नंबर जो मैट्रिक्स है, वो कौन सी मैट्रिक्स लिख रहा हूँ मैं? वो लिख रहा हूँ बच्चे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और 19 नंबर पे जो मैं लिख रहा हूँ वो है आइडेम्पोटेंट। क्या होगी? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी। ये मैंने 19 नंबर पे लिख दिया है। और 20 नंबर पे मैं क्या लिखूँगा? मैं लिख रहा हूँ इन्वोल्यूटरी, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ इसके अंदर। और 21 नंबर पे क्या लिखूँगा मैं? 21 नंबर पे मैं लिख दूँगा ऑर्थोगोनल आइडेम्पोटेंट इन्वोल्यूटरी, और आप लिख सकते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। एक यूनिट मैट्रिक्स होता है और एक यूनिटरी मैट्रिक्स होता है, ये दोनों अलग अलग मैट्रिक्स हैं बेटा। उसके बाद अगर मैं 22 की बात कर लूँ तो एक होती है बेटा निलपोटेंट मैट्रिक्स। इनकी डेफिनेशन पे क्वेश्चन एक आध बार आया, लेकिन अब की बार ऑर्थोगोनल पे 2 क्वेश्चन आए थे। निलपोटेंट मैट्रिक्स की अगर बात की है तो निलपोटेंट मैट्रिक्स कौन सी होगी भाई? ठीक है, इनकी कंडीशन ना आपको थोड़ा अच्छे से पता होनी चाहिए कि इनकी कंडीशन क्या क्या होती हैं, उनके बारे में क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है, और मैं किस तरह की बातें इसके अंदर बेसिकली करूँगा। ठीक है, ऑर्थोगोनल की अगर बात की जाए तो ऑर्थोगोनल जो मैट्रिक्स होती है हमारी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि ए इंटू में ए का जो ट्रांसपोज होगा, या फिर ए का ट्रांसपोज इंटू में ए होगा, वो हमारे पास क्या बनना चाहिए? दोबारा से बताओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। या तो कोई ए मैट्रिक्स है और उसका एक ट्रांसपोज ले लो, उन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी चाहिए। तो हमारे पास क्या कहलाएगी? वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बेसिकली कहलाएगी। उसके बाद बात करेंगे आइडेम्पोटेंट की, कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होगी। कि अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ तो आइडेम्पोटेंट का मतलब, डेम्पोटेंट मतलब ये समझो आप आइडेंटिटी, एक तरह से कि आइडेंटिटी मिल रही है बेसिकली हमें, है ना, इस तरीके से समझो आप लोग कि आइडेंटिटी बेसिकली मिल रही है। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो कहलाएगी वो कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी आपकी? आइडेम्पोटेंट के अंदर अगर मैं ए का स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं मैं? ए का स्क्वायर कर दूं, और इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाए? ए के बराबर आ जाए। ठीक है ना? हाँ, थोड़ा सा मैंने वैसा लिख दिया, इसको, चलो मैं कर लेता हूँ।
ए का मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो किसके बराबर आ जाए, दोबारा से ए के बराबर आ जाए, तो वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बेसिकली बेटा कहलाती है। उसके बाद इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कौन सी होती है? इन्वोल्यूटरी सर वो होती है जब ए का स्क्वायर करूँ तो वो मुझे क्या दे दे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे, तो वो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई बन जाता है। उसके बाद यूनिटरी मैट्रिक्स कौन सी होती है? ए इंटू में ए की पावर में थीटा, या फिर ए की पावर थीटा इंटू में ए इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाए, आई के बराबर आ जाए, तो यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाती है। नंबर 22 पे निलपोटेंट की बात करेंगे। ए की पावर में पी, पी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और ए की पावर पी करने पे अगर मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स बन जाए, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स बन जाए, तो वो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, वो आपकी निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगी। तो आपको ये कंडीशनें याद रखनी है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेम्पोटेंट क्या होती है, इन्वोल्यूटरी क्या होती है, यूनिटरी क्या होती है। तो ये अगर आप याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी और ज़्यादा चीज़ें आप इसके लिए कर पाएंगे बेसिकली बच्चे। ठीक है, ओके, इतनी बात। तो हमने 22 तरीके की मैट्रिक्स पढ़ ली है, एक दो मैट्रिक्स और आएंगी जिनके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, बात आती है सब मैट्रिक्स की। व्हाट इज सब मैट्रिक्स? सब मैट्रिक्स क्या होता है? सब मैट्रिक्स, तो सब मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है, एक मैट्रिक्स के अंदर से कुछ आपकी मैट्रिक्स कुछ एलिमेंट को निकाल लेना। मान लो मैंने लिख दिया 2 3 4 और 5 6 7 1 2 3 ऐसा लिख दिया, तो इसके अंदर से मैं कुछ मैट्रिक्स निकाल लेता हूँ, या फिर मैं पहले 4 एलिमेंट निकाल लेता हूँ। मतलब मैंने क्या कर दिया, 2 3 5 6 ये निकाल दिया, तो दिस इज द सब मैट्रिक्स होगी, ये सब मैट्रिक्स कहलाए, क्योंकि ये इसके अंदर से निकली है। कोई ये 4 उठा लूँ, ये 4 उठा लूँ, कुछ भी उठा सकता हूँ, मतलब इसके अंदर के एलिमेंट मैंने उठा लेने हैं, तो वो मेरे पास क्या कहलाएगी, सब मैट्रिक्स कहलाएगी बेसिकली। ठीक है, ओके, इतनी बात तो क्लियर। अब हमने ट्रांसपोज किया था, तो ए का ट्रांसपोज करने पे अगर उसका होल ट्रांसपोज किया जाए दोबारा से किसकी वैल्यू आती है, ए की। नंबर 2 हमने पढ़ा था कि अगर ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज किया जाए तो किसके बराबर होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू में ए का ट्रांसपोज होता है। तीसरा हमने ये बात करी थी कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज कर दें, या फिर ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज कर दें, तब भी सेम बात होगी। नंबर 4 हमने क्या किया था कि के ए कोई नंबर है, कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन में है, और उसका ट्रांसपोज कर दें, या फिर के इंटू ए का ट्रांसपोज कर दें, तब भी सेम बात रहेगी बेसिकली। या फिर मैं बात कर लूँ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। नंबर 5 अगर मैं बात कर लूँ कि अगर मैं जीरो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूँ तो वो हमेशा क्या रहेगी, जीरो मैट्रिक्स ही रहने वाली है बेसिकली। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर होगी सबको? हाँ जी, सबको डन, अभी यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैंने आपको बता दिया कि कुछ मैट्रिक्स के बारे में, ऑर्थोगोनल क्या, आइडेम्पोटेंट क्या, ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस आसानी से कर ली हैं। ठीक है, तो ये कुछ कहानी थी मैट्रिक्स के बारे में, अभी हमने जो पढ़ रहे हैं। अभी आएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आएगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आएगा, लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों को शायद ऊपर की क्लास में ये बताया था कि एक सिंगुलर मैट्रिक्स होती है और एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। वो किसके बिहाफ पे हमने डिस्कस किया था, कोई बता सकता है? एक सिंगुलर मैट्रिक्स होती है और एक क्या होती है जी, एडिशन हो गया था, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, स्केलर मैट्रिक्स हो गया ना, सिंगुलर ये बताया था बच्चों कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। मैंने कहा था कि अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ जाए, और नॉन सिंगुलर क्या होती है, ए का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर ना आए, तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। अब बात अगर डिटर्मिनेंट की आई है तो डिटर्मिनेंट का कुछ मतलब तो होगा सर, कि डिटर्मिनेंट को सिर्फ हम या इसी तरह से पढ़ते हैं जैसे आपने बताया, नहीं। डिटर्मिनेंट, हाउ टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 एंड 3/3 मैट्रिक्स। ओके, सबसे बड़ी चीज़ यही है हमारे पास। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी और डिटर्मिनेंट के बारे में, और इसके बाद फिर चलेंगे हम एडजॉइंट की प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, तो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट की अगर बात करें तो देखो, या तो डिटर्मिनेंट आपका 2/2 की मैट्रिक्स का निकलेगा, या फिर डिटर्मिनेंट आपका 3/3 की मैट्रिक्स का निकलेगा। पहली प्रॉपर्टी तो यही कहती है कि आपका जिस भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप निकालना चाहते हैं तो आपकी वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसकी रो एंड कॉलम क्या होती हैं, बराबर होती हैं। रो एंड कॉलम क्या होती है, जिसकी बराबर होती हैं, वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। या तो 2/2 होगी बच्चे, या फिर 3/3 होगी, ये हमेशा याद रखना आप लोगों ने, क्योंकि 3/3 से बड़ी मैट्रिक्स आपके पास नहीं आएगी, आपके एनडीए में नहीं आएगी। ठीक है, चलो अब डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने कहा A11 एक मेरी पोजीशन है, एक A12 एक मेरी पोजीशन है, और एक A21 एक मेरी पोजीशन है, और एक A22 मेरी पोजीशन है। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करता हूं तो मैंने पहली कंडीशन बताई आपको कि मैट्रिक्स की पहली जो कंडीशन होती है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसको मुझे
कौन से वाला चल सकता है अभी इसके ऊपर, ये चलेगा। चलो, इज इक्वल टू किसके बराबर आने वाला, देखो अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट होगा, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दो आप और बीच में लगाओ माइनस का साइन, तो A12 नॉन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इसका क्या निकल के आएगा, डिटर्मिनेंट। और इस डिटर्मिनेंट को कहीं भी काफ़ी जगह पे आप डेल्टा के रूप में देखते हैं, और डेल्टा इज द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स का निकलता है। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि जो भी मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी उसका ही डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ओके, तो ये था 2x2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना। अब 3x3 की मैट्रिक्स को लेके चलेंगे और उसको देखेंगे कि उसके अंदर किस तरह के आप मैट्रिक्स निकालते हैं और डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सॉरी, तो ए मैट्रिक्स को लेके चलता हूँ, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने कहा A11, A12, A13 और A21, A22 और A23 और A31, A33 और A32 और A33। ठीक है जी, तो ये 3x3 की एक मैट्रिक्स है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको मैं बोल रहा हूँ। और इसका मुझे क्या करना है अभी, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। हाउ टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। देखो, आप किसी भी रो को उठाइए, किसी भी कॉलम को उठाइए, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, किसी को भी उठा लो, उससे डिटर्मिनेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। किसी भी रो के अकॉर्डिंग निकालो या फिर किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग निकालो, आपकी मर्जी है। तो मैं उठा के चल रहा हूँ अभी पहली रो को, पहली रो के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आप पहला एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट के नीचे वाली कॉलम को पूरे को ड्रॉप करेंगे और साइड वाली रो को पूरा ड्रॉप करेंगे। तो हमेशा आप लोगों के पास चार जो होंगी ना, 1 2 3 4, चार टर्में बचती रहेंगी। और चार टर्मों का डिटर्मिनेंट निकालना भी थोड़ी देर पहले हमने सीखा है ऊपर, कैसे होता है, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दो, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके माइनस में ये कर दो। तो यहाँ भी हमको यही करना है, A11 के नीचे और साइड वाली को छोड़ के हम लिखेंगे बेटा क्या, A22 और A33 की मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे हम A23 और A32, ये माइनस हो जाएगा। ये अगर पहली टर्म प्लस की लेता हूँ तो मैं दूसरी टर्म किसकी आएगी, माइनस की लूँगा। और यहाँ पे लिख दूंगा मैं A12 का मतलब हो गया कि आप अभी सेकंड कॉलम या फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट की बात कर रहे हैं। इसके नीचे की पूरी कॉलम को ड्रॉप करेंगे और इसके साइड की रो को ड्रॉप करेंगे, तो बचेंगे मेरे पास तीन चीज़ और चार एलिमेंट, A21, A33 माइनस में A31, A23, ये बचने वाला है। एक बार प्लस आया बच्चे, एक बार माइनस आया और तीसरी बार फिर प्लस आएगा, और तीसरा एलिमेंट मैं यहाँ पे लिख दूंगा, A13 लिखूंगा। तो A21 इंटू में A32 माइनस में A22 इंटू में A31, तो ये मैंने लिख दिया। तो ये क्या है हमारा, डेल्टा। ये क्या है, डेल्टा। मतलब किसी भी 3x3 की मैट्रिक्स का आपको अगर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो आप इस तरीके से उसको सॉर्ट आउट करते हैं। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। बताओ भाई, सबको बात समझ में आई कि नहीं आई है? ठीक है, सबको क्लियर होगी बात? डन? हाँ, चलो बच्चे, तो इसको आपने ध्यान रखना, नोट कर लीजिए आप किस तरह से आप किसी भी रो के अकॉर्डिंग निकालो, किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग निकालो, इट्स योर विश, आप किस तरह से सॉल्व आउट करते हैं इसको। ठीक है, ओके, इतनी बात तो क्लियर होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये आगे डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट तो हमने कर लिया, इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती हैं, उसके बारे में भी चर्चा कर ली जाए थोड़ी सी, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर कई बार क्वेश्चन बनता है। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी की बात कर लेता हूँ, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि आपकी जो भी मैट्रिक्स होगी, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, वो क्या होनी चाहिए, इट शुड बी स्क्वेयर मैट्रिक्स। क्या होनी चाहिए, इट शुड बी स्क्वेयर मैट्रिक्स, कि वो स्क्वेयर मैट्रिक्स होनी चाहिए। नंबर दो की अगर हम बात करें कि दूसरी हमारे पास क्या कंडीशन होती है या किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं चीज़ों को, तो वो चीज़ होती है, आपने स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा है, आपने सिमेट्रिक पढ़ा है। ठीक है जी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर क्या है, ओड ऑर्डर की है बेटा, ओड ऑर्डर की है, देन
ए का जो डिटर्मिनेंट है ना वो किसके बराबर है, 0 के बराबर होगा। ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। तो अगर आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओड ऑर्डर की होगी तो हमारे पास जो ए का डिटर्मिनेंट आएगा वो किसके बराबर आने वाला है, 0 के बराबर आने वाला है। ओके, इतनी बात तो क्लियर होगी। ओके, अब आप ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट निकाल लो, या फिर ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो इनटू में बी का डिटर्मिनेंट निकाल लो। भाई बात समझ में आ रही है कुछ सबको कि ये हमारे पास हो सकती है। तो तीसरी प्रॉपर्टी हमारी बेसिकली क्या है, ये वाली चीज़ हमारी तीसरी प्रॉपर्टी के अंदर बेसिकली आएगी। इतनी सी बात सबको क्लियर हो गई है शायद, कि हम किस तरह से इन चीज़ों का यूज़ करेंगे और किस तरह से इन चीज़ों को फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है बेटा वो ये होती है कि अगर मैं नंबर 4 की अगर बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी की, तो वो होती है कि ए का अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं और उसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो वो ए के डिटर्मिनेंट के बराबर ही आता है हमेशा। मतलब अगर आप रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में चेंज कर दो, तो उससे इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। बेसिकली कहने का मेरा मतलब ये है। तो ये आपकी फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नंबर 5 जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है सबसे इम्पोर्टेंट। अगर कोई कांस्टेंट है और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में पड़ा है ए के साथ, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा इज इक्वल टू किसके बराबर, के की पावर में n और ए का डिटर्मिनेंट, ये बात होगी भाई। और n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। n क्या होगा, ऑर्डर होगा एक मैट्रिक्स का। n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये बात याद रहे। दिस इज द इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार आप पेपर में अभी लेटेस्ट भी देखेंगे और लास्ट ईयर भी आपके क्वेश्चन आए हैं इसके ऊपर, तो इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं और इस तरीके से इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर ए और बी, मतलब अगर मैं पांचवी की जगह छठे की बात कर लेता हूं, अगर मैं ये बोल दूं ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर की होंगी, देन ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू होगा बी इंटू ए का। जी बिल्कुल सही है। अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना सेम ऑर्डर की, तो ए बी का जो डिटर्मिनेंट होगा वो बी ए के डिटर्मिनेंट के बराबर होने वाला है। ये बात तो पक्की है भाई, ये बात आप याद रखेंगे, बड़े अच्छे से याद रखिए। कई बार आपको अगर देखना है में देखेंगे ना आप, डायगोनल होगा और डायगोनल के साथ साथ ना यहाँ पे दिए होंगे A1 A2 A3 कुछ इस तरह से दिए होते हैं। तो ऐसा कुछ लिखा दिखेगा ना तो वो भी डायगोनल मैट्रिक्स की बात हो रही है, डायगोनल मैट्रिक्स की ही बात हो रही है बेसिकली। याद रखो भाई इन बातों को। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और आसान भी हैं, और आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर बनेंगी, है ना। क्लियर होगी इतनी बात सबको कि ये क्या होंगी, सारी की सारी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएंगी। ओके, इतनी बात तो क्लियर होगी। बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हमने सिंगुलर के बारे में पढ़ लिया, हमने नॉन सिंगुलर के बारे में पढ़ लिया, 22 तरीके की हमने क्या पढ़ ली है, हमने 22 तरीके की पढ़ लिया। मैट्रिक्स की क्या होता है, अब कई बार ऐसा होता है कि यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग 1, 2 दो ही चीज़ों का यूज़ करना हमने। 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, तो इन हाउ मैनी, कितनी एंट्रीज पॉसिबल होंगी, हाउ मैनी एंट्रीज आर पॉसिबल, हाउ मैनी एंट्रीज आर पॉसिबल, कितनी एंट्रीज पॉसिबल होंगी, क्वेश्चन ये है। कैसे करें ये, आपने जब परमुटेशन किया होगा ना थोड़ा आइडिया लग गया होगा वहाँ से कैसे होती है चीज़ें। ठीक है, कैसे होंगी, देखो 1 2 है, अब मेरे पास 1 2 है, 2x2 की अगर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 एलिमेंट तो होंगे, ये तो श्योर हो गया। तो पहले प्लेस पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, तो 2 की 2 आ सकते हैं। दूसरे प्लेस पे 2 की 2 आ सकते हैं, तीसरे प्लेस पे 2 की 2 आ सकते हैं, चौथे प्लेस पे 2 की 2 आ सकते हैं। तो कितना हुआ, 16 एंट्री होगी टोटल। ये वही है कि हम बाय यूजिंग 1 2 3 4 5 हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर पॉसिबल, बेसिकली कुछ इस तरह के क्वेश्चन देखे गए हैं। और अगर यहाँ पे स्पेसिफाई ना करके वो कहे कि वो 4 एंट्री का ही चाहिए, बस 4 एंट्री का ही चाहिए बेसिकली मेरे को, है ना। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ इस चीज़ को लेके कि अगर वो ऐसा बोले कि मुझे 4 एंट्री का ही वो चाहिए भाई,
इसके अलावा मेरे को चाहिए नहीं कुछ भी। तो 4 एंट्री में स्पेसिफाई नहीं है भाई कि कौन से ऑर्डर की चाहिए। अब वो कोई भी ऑर्डर हो सकता है, ये बात आपको याद रखनी है, वो कोई भी ऑर्डर हो सकता है। जैसे 1x4 का ऑर्डर हो सकता है, या फिर 4x1 का ऑर्डर हो सकता है, या फिर 2x2 का ऑर्डर हो सकता है। पहली क्लास में मैंने ये सारी बातें बताई हैं आप लोगों को। तो फिर मेरी टोटल एंट्रीज कितनी बनेगी? अगर एक मैट्रिक्स में 16 एंट्री बन रही हैं तो दूसरी मैट्रिक्स में भी तो 16 एंट्री बनेगी, इसमें भी तो 16 एंट्री बनेगी। तो 16 + 16 + 16 कितना हो जाएगा? टोटल 48 एंट्रीज होंगी। ये भी आपका 2022 के पेपर में क्वेश्चन आया था। तो आपको इनसे घबराना नहीं है कि किस तरह के हैं, बहुत सिंपल सी अप्रोच है। पीसी के बारे में आप पढ़ चुके हैं अच्छे से भी। ओके, क्लियर होगी इतनी बात? तो आज के लिए हम इतनी ही बातें करते हैं कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी हो गई है ना, ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। अब अगली क्लास के अंदर बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं? अगले क्लास के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि एडजॉइंट क्या होता है। अगली शायद हमारी लास्ट क्लास होगी मैट्रिक्स के ऊपर। एडजॉइंट क्या होता है और इन्वर्स क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। देखो एडजॉइंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडजॉइंट की प्रॉपर्टी से हर साल लगभग 1-2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी बहुत याद करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन भी दिखा दूंगा आपको किस तरह क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस कर सकते हैं बेसिकली। ओके, तो एडजॉइंट हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, और एट द एंड ऑफ द डे हम पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट की टोटल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। डिटर्मिनेंट की क्या होंगी प्रॉपर्टीज़, टोटल कितनी हमारे पास बनने वाली। ओके, क्लियर होगी? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चों, ठीक है। ओके, बाय बाय।